नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपी पीसीएस में जो 2012 से 20 तक के प्रश्न आए हुए हैं राज्य व्यवस्था के, उसका फास्ट रिवीजन कर रहे थे। 2018 तक तो हो ही गया है, अब 2019 और 2020 का बचा। तो वीडियो के प्रश्न को रिवीजन करने से पहले मैं दो बात कह रहा हूँ। देखिए, कायदे से एक ही वीडियो में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो 2020 में पॉलिटी के लगभग 25 प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग बोल रहा हूँ, एक दो कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरा ये कि मैंने कोशिश किया कि 2020 वाले जितने भी प्रश्न पॉलिटी के हैं, तो जो भी हम प्रश्न डिस्कस करें तो उससे संबंधित जितने पॉइंट पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, चाहे पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की है, उस सब को वहाँ बोल दूँ। इस चक्कर में क्या हुआ, वीडियो गया लंबा हो। अब जब वीडियो लंबा हो गया तो दोनों एक ही में बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो दो पार्ट में बांट देंगे, तो स्पष्ट हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन 56 की तरफ। अच्छा हाँ, वो मतलब वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे ना, मतलब ज़्यादा बड़ा लगे ना, तो बढ़ा लीजिएगा। मैं तो कहता ही हूँ आपको कि हाँ 1.25 में कर लेना है आपको वीडियो। 56, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो ये 1976 में किया गया था, 1976 में। तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अब इससे संबंधित दो तीन पॉइंट जानते हैं। पहला ये कि 1976 से पहले ना अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम भारत सरकार के लिए कौन करता था? ये महालेखा परीक्षक ही करते थे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। लेकिन 1976 से हटा दिया गया, क्योंकि हो ये रहा था अकाउंटिंग जो बना रहा है वही करेगा ऑडिटिंग भी, तो जो बनाएगा वही जांच करेगा, तो उसमें तो कहाँ गड़बड़ी पता चल पाएगी, तो इसलिए हटा दिया गया 1976 में। ठीक है। अच्छा, राज्यों के लिए अभी भी वही कर रहा है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम राज्यों के लिए अभी भी कैग ही कर रहा है, ये बात भी ध्यान रखना है। सिर्फ केंद्र सरकार के लिए 1976 से हट गया है। ठीक है। अब देखिए, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि अगर पूछे कि कैग के बारे में कौन से भाग में, संविधान के किस भाग में प्रावधान है, तो भाग 5 में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 148, यानी 148 से 151 तक कैग के बारे में बात की गई है। ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम कैग कौन थे अधिकारी, तो वो भी याद करने का है कि सबसे पहले जो कैग थे वो कौन थे, तो उसका नाम आप ज़रूर याद कीजिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम लिया था, आप बताइएगा। लेकिन मैं और कुछ और इम्पोर्टेंट बात याद आ रही है। जैसे जो कैग होता है वो रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के पटल पर रखवाता है, और फिर यहाँ से किसकी भूमिका स्टार्ट हो जाती है? लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति क्या करता है? समीक्षा करता है उस रिपोर्ट का। और फिर एक बात और कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है। अब यही प्रश्न आएंगे 2020 में भी, मैंने उसका शूट किया है तो याद आ रहा है मुझे। अब देखिए, मतलब वीडियो शूट किया है तो याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण। कथन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, तो ये बात सही है, नहीं करता है। कारण, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, तो हाँ भारत में अल्पसंख्यक हैं धर्म और भाषा के आधार पर। तो कथन स्वतंत्र रूप से सही है, व्याख्या नहीं करते हैं, विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। 58, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है कौन सा, देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, तभी तो भारत को कहा जाता है अविनाशी संघ का विनाशी, मतलब अविनाशी संघ है भारत में और विनाशी राज्य है। राज्य को बदल सकते हैं, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संघ से वो अलग नहीं हो सकता है, यानी संघ का विनाश नहीं हो सकता। अमेरिका में दूसरा चीज़ है, अमेरिका में क्या है, न संघ का विनाश हो सकता है न राज्य का विनाश हो सकता है। भारत जैसे, वहाँ जैसे भारत में है ना, आंध्र प्रदेश बन गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, बिहार से झारखंड, यूपी से बन गया उत्तराखंड, तो वहाँ इस तरह से नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ है? अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये पता नहीं ऑप्शन कैसे सेट किया है, तो गलत है ही, तो सिर्फ केवल एक हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका से याद आया, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अमेरिका में कितने राज्य हैं, तो वहाँ 51 हैं। पता ये क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि एकावनवां जो राज्य है ना, वो अभी कुछ दिन पहले बना है, वाशिंगटन डीसी। तो हो सकता है अगर पूछे एकावनवां राज्य कौन बना है, तो वाशिंगटन डीसी। अब देखिए 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, सही सुमेलित है। जनगणना संघ सूची का विषय है, सही सुमेलित है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो ये द्वितीय अनुसूची में नहीं, चौथी अनुसूची में है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो ये गलत हो गया, इसका आंसर यही हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? दल बदल विरोध कानून, तो ये 10वीं अनुसूची में है, ये सही सुमेलित है। ठीक है। अच्छा, जनगणना से याद आया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार जनगणना कब भारत में शुरू हुआ था और किस गवर्नर जनरल के काल में?
तो ये तो मेयो के काल में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन इसी पर एक क्वेश्चन और रहता है, लगातार कब से शुरू हुआ है, मतलब लगातार जो बीच में कोई गैपिंग नहीं हुआ है, तो वो कौन सा गवर्नर जनरल, कौन सा ईयर है, उसका आप याद करके या सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे आपको याद रहेगा। 60, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये कहाँ के? 243 जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 243 जी में ये बात कही गई है कि पंचायती राज को 29 विषय होंगे। ध्यान रहे कि 29 विषय चाहे दे दिए गए होंगे, लेकिन पूरा किस पर काम करेगा, किस राज्य की पंचायती राज व्यवस्था, उस राज्य के विधानमंडल पर निर्भर करती है। यानी अगर राज्य का विधानमंडल 29 में से 28 ही विषय अलाउ करता है तो उतनी ही शक्ति मिलेगी पंचायती राज को। अब देखिए 61, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में जो सत्य कथन उसको देखना है। तो यह 1977 में अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ 1977 में अस्तित्व में आया है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है? जी नहीं, पीएमओ का प्रधान होता है प्रधान सचिव। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या। वैसे इसका आंसर सी होगा, केवल एक लिखा। 1947 से 77 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। 1977 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस यानी प्रधानमंत्री ऑफिस कर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होता है, तो याद रखना ये बात। फिर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होंगे? तो 6ठी अनुसूची याद रखिए, मैं बार बार एक ट्रिक के बोलूँगा, AMTM। AMTM का मतलब क्या? ए से असम, में से एम से मेघालय और टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। तो ये इसी 4 राज्य पर होता है। इस ऑप्शन के हिसाब से तो त्रिपुरा हुआ, तो आ गया यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, मैं लिख के रखा हूँ, वो उसका रिवीजन कर लेते हैं। एक बार पूछा था कि स्वायत्त शासी जिला में कितने निर्वाचित होते हैं? तो 26 निर्वाचित होते हैं और 4 मनोनीत होते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, सही सुमेलित है। परमादेश, वी कमांड, ये सही सुमेलित है। प्रतिषेध, तो प्रतिषेध उत्प्रेक्षा से सही सुमेलित होता है। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, तो यही सी नंबर ऑप्शन हो गया, जो सही नहीं वही पूछ रहा था। अधिकार प्रेक्षा, तो वाई व्हाट ऑथोरिटी, तो ये सही सुमेलित है। अच्छा, ये पता, ये रीट है, 5 प्रकार की रीट होती है, तो इससे रिवीजन एक चीज़ और कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता और हाई कोर्ट की जो रीट अधिकारिता है, उसमें से सबसे विस्तृत किसका है? तो हाई कोर्ट का सबसे ज़्यादा विस्तृत है, ये बात आपको याद आ रहा होगा। 64, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, याद रखना है। विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। अब कुछ बातें। अच्छा बताइए, धन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ज्वाइंट सेशन मतलब संयुक्त बैठक नहीं हो सकता, ना ही धन विधेयक पर, ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर हो सकता है। अच्छा, राज्यसभा की पावर क्या होती है धन विधेयक को लेकर के? मात्र 14 दिन। 14 दिन तक वो अपने पास रखे, सुझाव देना है तो दे, लोकसभा मानेगा नहीं मानेगा उसकी मर्जी, नहीं भी कुछ करेगा तो 14 दिन बाद अपने आप पास मान लिया जाता है कि हाँ राज्यसभा से पास हो गया है। तो बड़ा सीमित शक्ति होता है राज्यसभा की। अच्छा, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है धन विधेयक के संबंध में? क्योंकि प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। स्पीकर का क्या भूमिका होता है धन विधेयक के संबंध में? तो स्पीकर ही प्रमाणित करता है कि हाँ ये धन विधेयक है, तो ये हो गया। और लोकसभा का क्या भूमिका है? तो लोकसभा का तो भाई अनन्य अधिकार है धन विधेयक के संबंध में, तो कहना ही नहीं है। तो ये 5 पॉइंट रिवीजन हो गया यहाँ से। देखिए, कोशिश कीजिए ना कि हर टॉपिक में जितना याद हो सके कोशिश कीजिए, थोड़ा समय लगे, क्योंकि ज्ञान तो कभी ख़त्म होगा नहीं, तो जो पढ़े कम से कम उसी को अच्छा से पढ़ें। तो 5 पॉइंट अगर किसी भी विषय पर मिल जा रहा है, समझ लीजिए उस विषय का पीटी का तैयारी हो गया, और अगर 10 से 12 पॉइंट मिल जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि मेंस की तैयारी उस टॉपिक की हो गई। मतलब मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप में मानना है, मैंने ऐसा अनुभव किया है। अब देखिए 65, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये प्रावधान, पर्यावरण संबंधित प्रावधान तो नीति निर्देशक तत्व में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है, तो ये याद रखना है। देखिए मैं याद दिला देता हूँ यहाँ से पढ़ करके। भाग 4 अनुच्छेद 48 क में 48 क में क्या लिखा हुआ है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
तो ये तो डीपीएसपी की बात हो गई। अब ये कहाँ है, क्या बोलते हैं, मूल कर्तव्य में कहाँ है, तो जो 5वां मूल कर्तव्य है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ऐसा ना कि कुत्ता पे ढेला मार दें जहाँ देखें वहाँ, जैसे करते हैं इन लोग, तो ये नहीं करना है क्योंकि मूल कर्तव्य का उल्लंघन हो जाएगा इससे। अब 66 देखते हैं, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही कथन है पढ़ते हैं पहले। 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, बिल्कुल गलत है। ये बात अलग है कि बहुत सारे राज्य सरकारों ने 50% दिया है आरक्षण महिलाओं को, लेकिन 50% प्रावधान नहीं किया गया है। 243D में 33% का प्रावधान किया गया है, तो याद रखना ये। अच्छा, फिर दूसरा लिखा हुआ है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग आते हैं, बिल्कुल गलत। ग्राम पंचायत के अगर पूछता तब सभी लोग आते हैं, ग्राम सभा में तो 18 वर्ष के लोग ही सिर्फ आते हैं, तो ये दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा लिखा हुआ है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, तो हाँ होगा, ये बात सही है, केवल 3D नंबर ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, अब आते हैं आगे। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, जैसे जहाँ पर पता है, जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या होती है ना, तो उस वहाँ मध्य स्तरीय जो बॉडी है पंचायती राज का, वो वहाँ ज़रूरत नहीं होती उसकी, मतलब वहाँ उसकी स्थापना नहीं होती, सिर्फ 2 स्तरीय रहता है। अब आपके लिए एक प्रश्न पूछ देता हूँ, बताइए तो कौन सी समिति थी जो बोली थी कि 2 ही स्तर पर रहना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। उन्होंने उसने 1978 में रिपोर्ट भी सौंपा था, 1977 में उसका गठन भी हुआ था। इतना हिंट दे दिया, हम नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 67 मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये देखिए, RTI अधिनियम से संबंधित है, विकल्प B सही हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन पूछा था, अभी तक कभी कहीं मिला नहीं। व्याख्या पढ़ देता हूँ। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना अरुणा रॉय, शंकर सिंह, निखिल डे आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 1987 में की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो ये व्याख्या है। 68 किसने कहा भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है। तो केसी वेयर ने कहा। केसी वेयर का 2 कथन हमेशा याद रखिए, एक तो ये कि इन्होंने कहा अर्थसंघात्मक राज्य है भारत, और दूसरा ये कि भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन है। तो ये संतुलन वाली बात, 2 बात केसी वेयर का कभी कभी पूछ लेता है। 69 कथन है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। बिल्कुल है, मूल ढांचे के हिसाब से तो अनन्य अधिकारिता है ही। फिर क्या लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो ये भी सही है, इसीलिए तो उसको अधिकार है। तो A और R मतलब हाँ, स्वतंत्र रूप से सही होने के साथ साथ व्याख्या भी करता है, तो विकल्प A इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 70 भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को, क्योंकि ये 24 अप्रैल 1994 को ना पूरे देश में लागू हुआ था पंचायती राज, तो याद रखना है 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। अच्छा, थोड़ा देखिए इसको ना हिस्ट्री से लिंक करके मैं बताता हूँ, 2-3 पॉइंट याद आ रहा है। एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन का पिता किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये आधुनिक इतिहास से हो गया। एक पॉइंट और याद आया मुझे, जो चोल प्रशासन था ना, चोल साम्राज्य, उसकी ख्याति स्थानीय प्रशासन को लेकर के है, तो ये भी कभी पूछ देता है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको रिवीजन करा दिया। वैसे इसमें और भी पॉइंट हैं, आप 10-12 पॉइंट मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, आप भी बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। 71 42 मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो 43A में बोली गई है ये बातें, मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ये जो 10 पॉइंट मैंने बोला ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन में, ये पता है 2020 वाले में मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, तो आपको वहाँ सुनने को मिलेगा। एक तरमा प्रश्न क्या है 71 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों, अरे ये तो ही गया, कितनी बार पढ़ूंगा। 72 संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो यह लागू नहीं किया जा सकता। तो सही बात है, प्रस्तावना को लागू तो नहीं किया जा सकता है भाई, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा चलिए 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ये डिस्कस किया जा चुका है, नया प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। प्रस्तावना को सबसे पहले किसने पेश किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था।
13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। अच्छा, दो तो यहाँ से पॉइंट हो गया। सबसे पहला संविधान की भाग इसको कब माना गया? तो केशवानंद भारती, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इस संविधान का भाग है, तो 3 पॉइंट हो गया। बस अब ऐसे तो और भी पॉइंट आ रहे हैं कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का बंधुत्व। तो ये सब सारे पॉइंट जब भी आप क्वेश्चन देखिए उसको लिख लीजिए, तब जाके मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ज्ञान खत्म नहीं हो सकता है, उसको समग्र जरूर किया जा सकता है। 73 जो कि लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में किया गया है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। देखिए, जितना जोड़ के पढ़ा जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, उतना ही ज़्यादा टाइम तक रहता है, क्योंकि देखिए मटेरियल सब वही है, वही किताबें हैं, सब जगह पता है, सबको पता है, सब खरीद भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग एग्ज़ाम पास करते हैं। ये तो प्रश्न है ना विचार करने लायक, विचारणीय प्रश्न है। तो बस इसी के साथ धन्यवाद। 2020 वाले में थोड़ा अच्छे से मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए, और अब क्या बोलूँ, लाइक सब्सक्राइब रहने देते हैं। धन्यवाद।